नमस्कार, मतों का मंथन में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 19 मई को होने वाले बिहार की 8 सीटों में से 4 सीटों पर चर्चा करने वाले हैं। बाकी 4 सीटें हम पहले कर चुके हैं। ये सीटें हैं जो अब चर्चा होंगी: नालंदा, जहानाबाद, सासाराम और काराकाट। 2014 में बिहार में राजनीतिक समीकरण अलग था और इन 4 में से 3 सीटों पर तब के एनडीए का गठबंधन का कब्जा था। एक पर जेडीयू को जीत मिली थी, लेकिन 2014 के मुकाबले इस बार समीकरण थोड़े अलग है। आरएलएसपी जहां अब एनडीए में नहीं है, वहीं जेडीयू अब एनडीए का हिस्सा है। इन सभी सीटों के समीकरण पर हमारे राजनीतिक विश्लेषक पर इस पर क्या सोचते हैं, आप जरूर सुनिए। अपने सम्मानित मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की। नालंदा लोकसभा सीट एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला भी है। यहां मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए की तरफ से यह सीट जेडीयू के खाते में है और जेडीयू ने कौशलेंद्र कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। कौशलेंद्र कुमार लगातार 2 बार यहां से सांसद हैं और उनके सामने अब हैट्रिक लगाने की चुनौती है। वहीं महागठबंधन की तरफ से हम पार्टी के खाते में ये सीटें गई हैं और हमने चंद्रवंशी अशोक कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट पर जातीय समीकरण के आधार पर वोटिंग होती रही है। इसी कारण दोनों प्रत्याशियों में मुकाबला कड़ा होने की भी उम्मीद है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2009 और 2014 के चुनाव में दूसरे नंबर पर एलजेपी रही थी और इस बार जेडीयू और एलजेपी दोनों एनडीए का हिस्सा है। मुकाबला दिलचस्प देखा जा रहा है यहां पर, क्योंकि महागठबंधन एकजुट होने का दावा कर रहा है। जहानाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो जहानाबाद लोकसभा सीट का मुकाबला भी इस बार दिलचस्प है। यहां आरजेडी, जेडीयू और वर्तमान सांसद अरुण कुमार मैदान में आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय जरूर हो गया है। एनडीए की तरफ से यह सीट जेडीयू के खाते में गई है। जेडीयू ने चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि 2014 में आरएलएसपी के टिकट पर डॉक्टर अरुण कुमार यहां से विजयी हुए थे। हालांकि तब आरएलएसपी एनडीए में शामिल था, लेकिन अब वो महागठबंधन का हिस्सा है और महागठबंधन की तरफ से यह सीट आरजेडी के खाते में गई है। आरजेडी ने एक बार फिर सुरेंद्र प्रसाद यादव पर भरोसा जताया है। सुरेंद्र प्रसाद यादव 2009-2014 में इस सीट पर किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इन सब के अलावा दिलचस्प बात यह है कि 2014 में इस सीट से डॉक्टर अरुण कुमार सांसद बने थे, लेकिन आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी की वजह से अरुण कुमार ने अलग राह पकड़ ली और इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अरुण कुमार के आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय जरूर बन गया है। ये दोनों सीट बेहद महत्वपूर्ण है, दोनों गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। अरुण कुमार के निर्दलीय उम्मीदवार बन जाने से मुकाबला इन कारणों से भी त्रिकोणीय हो गया है कि वोट जरूर बटेगा, क्योंकि वहां पर जो जातीय समीकरण है वो भी बड़ा दिलचस्प है। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके खास मेहमान हम परिचय करा दें। पटना स्टूडियो से डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। मृत्युंजय हमारे सारा समय बिहार झारखंड के पटना में ब्यूरो चीफ है, आपका बहुत स्वागत है। और केंद्रीय स्टूडियो में हमारे साथ रजनीश भारद्वाज है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। रजनीश जी, जहानाबाद को यदि हम समझना चाहें, नक्सल प्रभावित रहा है, लेफ्ट का भी अपना एक गढ़ रहा है और लेफ्ट यहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो महागठबंधन में एकजुटता लेफ्ट के साथ यहां नजर आ रही है। और फिर ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला किन कारणों से, एक तो अरुण कुमार फैक्टर है और दूसरा और क्या क्या फैक्टर यहां आप देख पा रहे हैं? इस बार के चुनाव में एक खास बात मैंने देखा है कि पूरे भारत के स्तर पर अगर देखें तो किसी भी गठबंधन के साथ वामपंथियों को जोड़कर नहीं रखा गया। वहां वो थोड़ा सा अलग ही, लेकिन एक बिहार ऐसा राज्य है जहां महागठबंधन का एक हिस्सा है लेफ्ट।
ये कभी माना गया कि जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो आरजेडी अपने कोटे से माले को दे देगी, लेकिन एक अंदर के एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है और महागठबंधन के सक्रिय हिस्सा है। देखिए इस बार ये आखिरी चरण में इन चारों सीटों की जिनकी आज चर्चा हो रही है, इन चारों सीटों पर वामपंथियों का एक अच्छा खासा प्रभाव रहा है और जहानाबाद उसमें वहां से मेरे कई मित्र आते हैं और वो वामपंथी सक्रिय वामपंथी लोग हैं। जहानाबाद में अरुण कुमार जी का खड़ा होना, इसमें दो चीजें हैं। एक तो उनका समाज ये मानता है कि जीते या हारे हमारा नेता खड़ा होना चाहिए और वो उसको एक ऐसा मत मिलना चाहिए कि आगे की उम्मीदवारी भी बनी रहे। दूसरी बात यह है कि वो किसी न किसी तरीके से एनडीए का ही मत काटेंगे। और ऐसे में एक और बात है जो मैं देख रहा हूं, जो कि इवन पटना में भी सीट्स पर हम लोगों ने देखा है कि जो वामपंथी जिनको माले या सीपीआई या इनके जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे पैदल और साइकिल से घूम घूम कर भी प्रचार कर रहे हैं। उनको पैसे की बहुत जरूरत नहीं है, जबकि जो रूलिंग क्लास पार्टीज हैं उनके लोगों को पैसे चाहिए होते हैं। तो ये जो एक समर्थन है वहां उस जहानाबाद के क्षेत्र में, वहां जातीय समीकरण को भी देख लें और साथ में वामपंथियों का अपना प्रभाव होना और उनका अभी जो लोग अपने एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसमें वामपंथी सबसे आगे हैं। इसलिए इस चुनाव में उनके कार्यकर्ता जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो शायद दूसरे दलों के कार्यकर्ता उस तरह से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये माना जाए कि कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए मजबूती का संकेत है। मजबूती का संकेत है, मजबूती का संकेत। डॉक्टर संजय कुमार, सोन, पुनपुन और फल्गु नदी से सिंचित ये भूमि है और बाणभट्ट की धरती भी है, प्रख्यात साहित्यकार व्याकरणाचार्य बाणभट्ट। अब ऐसे में सामाजिक रूप से ये मतलब चेतनाशील धरती मानी गई है। क्या लगता है आपको, जातीय समीकरण के साथ साथ यदि वहां एक प्रबुद्धता को भी हम समेटने की कोशिश करें तो जहानाबाद क्या कहता है इस बार के चुनाव में? नहीं, वाइब्रेंट जिला रहा है वो। और चूंकि अरवल अब चूंकि जहानाबाद से अलग हो गया है तो अरवल, जहानाबाद और गया का एक विधानसभा अतरी, पहले मसौढ़ी था पटना का, अब अरवल से ये गया से काट करके अतरी को उसमें जोड़ दिया गया है। देखिए वहां की एक खासियत रही है, चाहे वो कैंडिडेट वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, वो एनडीए के कैंडिडेट हो या महागठबंधन के कैंडिडेट हो, कोई भी धारा के लोग जातीय मुहरे से अलग निकलना नहीं चाहते हैं। आजादी के बाद से लगातार जब से चुनाव हुआ है, या तो एक तरफ के कैंडिडेट भूमिहार जाति के हुआ करते हैं, एक तरफ कैंडिडेट जादव जाति के हुआ करते हैं वहां। और 9 बार अगर जादव जाति के कैंडिडेट वहां विजयी हुए हैं तो 7 बार भूमिहार जाति के कैंडिडेट विजयी हुए हैं। लेकिन लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में रही है। अब रामाश्रय प्रसाद यादव जो सीपीआई के कैंडिडेट थे, चूंकि वो जादव जाति से आते थे इसलिए गोलबंदी एक होती थी और भूमिहारों के साथ उनकी सीधी सीधी लड़ाई होती थी। तो न कोई पार्टियां इन दो जातियों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थी। हां, वामपंथी पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट और खास करके सीपीआईएमएल अपना अपना कैंडिडेट समय समय पर वहां बदलते रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में एक नया प्रयोग एनडीए के द्वारा किया गया कि एक अति पिछड़ा कैंडिडेट को, आने वाले कैंडिडेट को, चंदेश्वर चंद्रवंशी पर वहां दाव लगाई गई है, क्योंकि उसका भी मत का प्रतिशत बहुत अच्छा है। और देखा गया कि अगर एनडीए के वो कैंडिडेट होते हैं और एनडीए का वोट अगर इन्हें मिलता है तो ये महागठबंधन को बेहतर टक्कर दे पाएंगे। लेकिन फिर वहां चुनाव जो है वो सिटिंग एमपी जब अरुण कुमार मैदान में आ गए और जातीय अस्मिता की बात करने लगे कि भाई मैं तो यहां का एमपी था, ठीक है, मुझे टिकट से बेदखल किया गया, न महागठबंधन से दिया गया न एनडीए से दिया गया, लेकिन किसी भूमिहार जाति के कैंडिडेट को दिया जाता तो शायद भूमिहारों का जो एक वर्चस्व का ये सीट रहा है उस सीट पर आपकी दावेदारी बनी रहती। ये एक मामला वहां बनता है। रह गई बात सीपीआईएमएल का, तो वो जो उसका एक अपना कैडर वोट है और वो कैडर वोट हर बार वो लेते रही है। ऐसा नहीं है कि इस बार कुंती देवी कैंडिडेट हैं तो अपना कैडर वोट नहीं लेंगी और कभी जो हैं वो कोई दूसरे कैंडिडेट होते थे तो वो वोट नहीं लेते थे। उसका एक कैडर वोट है और कैडर वोट जो है वो लेफ्ट अपना माले लेते रही है वहां। अब दिलचस्प मुकाबला ये है कि जब लड़ाई में जब जातियों का ध्रुवीकरण होता था और उस ध्रुवीकरण में अगर एनडीए के पक्ष में ये खास करके जो एक मजबूत जाति भूमिहार है, इसका ध्रुवीकरण अगर एनडीए के पक्ष में नहीं होता है तो इसका फायदा सीधे सीधे महागठबंधन को मिलेगा, जैसा कि दिख रहा है। चूंकि अरुण कुमार बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं
और वो अपनी जाति के बीच में जाकर के इस बात को जरूर कह रहे हैं कि मेरी दावेदारी बनती है इस सीट पर, चूंकि मैं 2-2 बार यहां से एमपी रहा हूं, मैं जीतते रहा हूं, हारते रहा हूं, लेकिन इस सीट के मान सम्मान के लिए मैं लड़ते रहा हूं। तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला है और उसमें जो चौथा कोण वहां बना रही है वो माले का जो कैडर वोट उसका है वो बना रही है। अब इसमें परिणाम देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या आता है। मृत्युंजय, यदि हम जातीय मतगणना की बात करें, जनगणना की बात करें, तो 3.5 लाख वहां पर यादव हैं, 3.25 लाख भूमियार, 1 लाख मुसलमान और करीब 5 लाख अति पिछड़ी जातियां हैं जनगणना के मुताबिक। तो अति पिछड़ा का वोट तो सबसे ज्यादा है यदि संख्या की बात करें तो, और चंद्रवंशी एनडीए के उम्मीदवार हैं। उधर जो दूसरा इक्वेशन आता है, अरुण कुमार जो भूमियार जाति से आते हैं और वो अपने वहां का वर्चस्व बना रहे, इसको लेकर बार बार दुहाई भी दे रहे हैं। तो सुरेंद्र प्रसाद यादव, यदि कैडर वोट उधर आता है, यादव मुसलमान का भी वोट बैंक लगभग 4 लाख के आसपास आता है, तो ऐसे में मुश्किलें सबके लिए बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, ये बात जरूर है कि सही कहा हमारे सहयोगी संजय जी जो बता रहे थे कि एक ही या तो भूमिहार वहां रहे या फिर यादव रहे, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे आपने कहा कि अति पिछड़ों का जो 5 लाख वोटर है वो काफी निर्णायक होता है। और आपको याद होगा कि जब जेडीयू अकेले वहां चुनाव लड़ा था तो तकरीबन 2 लाख वोट के आसपास लेने में कामयाब हुई थी जेडीयू पिछले बार। लेकिन इस बार देखिए नाराजगी तो है, लेकिन क्या बड़ा सवाल यह है कि क्या अरुण कुमार 100% भूमिहार वोटरों को अपने पाले में साधने में कामयाब होंगे। मुझे लगता है कि 25 से 30% वोट मुश्किल से बामुश्किल वो काट सकते हैं। माइनस पॉइंट ये भले हो सकता है कि इस जाति का वोटर एग्रेसिव न हो, चूंकि अमूमन हमने जहानाबाद में देखा एग्रेसिवनेस कुछ ज्यादा ही होता है उस इलाके में, वो हो सकता है कि उन जातियों में न रहे। लेकिन ओबीसी वोटर में माइनस पॉइंट देखिए उधर क्या है कि ओबीसी में कहार जाति से है, तो कोई जरूरी नहीं कि सारे ओबीसी एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ये बड़ा कुशवाहा का वोट कहां गिरेगा, ये बड़ा सवाल है। चूंकि ओबीसी में अगर हम बात करें कुशवाहा को भी कर सकते हैं, पचपौनिया वोट है, क्या वो कहार के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो अगर सपोज करो कि नीतीश कुमार के साथ अगर ये 5 लाख जो ओबीसी के वोट हैं वो अगर इंटैक्ट हो जाते हैं, वो अगर उनके पाले में चला जाता है, तो फिर तो भूमिहार का वोट जितना पड़ना 50-60% उनको मिल ही जाएगा। तो उस स्थिति में एनडीए जीत सकती है। लेकिन अगर अरुण कुमार वोट काटने में कामयाब हो गए और ओबीसी में ये एक तबका ये समझा कि कुशवाहा को टिकट क्यों नहीं मिला, ये ओबीसी को क्यों मिल गया, तो अगर ये चीज रहा और कुशवाहा का वोट अगर उधर ट्रांसफर हो गया तो सुरेंद्र यादव आराम से निकलेंगे। तो ये पूरा वहां का समीकरण है। ठीक कह रहे हैं आप। लगता है कि ओबीसी वोटर एक प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह लगता है कि अरुण कुमार नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब किस किस को नुकसान पहुंचा रहे हैं दोनों में से ये तो नतीजे ही बताएंगे, और फिर अरुण कुमार सही मायने में कितने लाभान्वित हो रहे हैं ये भी तभी पता चल पाएगा। बहरहाल नालंदा का भी थोड़ा जिक्र कर ले, जो नीतीश जी का गृह जिला है। तो नीतीश जी क्या लगता है इस बार कौशलेंद्र कुमार जेडीयू से, चंद्रवंशी अशोक कुमार हम से, महागठबंधन की ओर से किस्मत आजमा रहे हैं, कहां कहां क्या लग रहा है आपको? कौशलेंद्र जी की स्थिति अच्छी है जी, वैसे हैट्रिक लगा पाने में वो सक्षम हो पाएंगे ऐसा लगता है। हाँ, ये दूसरा एक ये है कि अब बिहार के स्तर पर देखेंगे नीतीश जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं और लंबे समय से वहां सत्ता में है, तो उनका गृह जिला भी है। ऐसे ये बात अब देखिए कि जो मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा वामपंथियों के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है किसी समय में। यहाँ महादलितों की आबादी और दलितों की आबादी भी 21-22% के करीब है, लेकिन ये सारा किसी के प्रभाव में ये लोग होते हैं। ये स्वतंत्र मतदान इनके लिए हमेशा संभव हर क्षेत्र में नहीं होता नालंदा में, और उसके तहत ये दिख रहा है कि जेडीयू की स्थिति तो बहुत मजबूत है अभी। अब कोई ऐसा चमत्कार हो पाए जिसके तहत जीतन राम मांझी का प्रभाव बढ़ जाए और वहां वो निकाल पाए और यादव और ये सब कंबाइन कर जाएं और कुछ उलटफेर हो जाए तो हो जाए, लेकिन आज की स्थिति है कि वो मजबूत है। डॉक्टर संजय कुमार, संक्षेप में कौशलेंद्र कुमार और चंद्रवंशी अशोक कुमार। नहीं, कौशलेंद्र कुमार जी मजबूत स्थिति में वहां हैं, और चूंकि चंद्रवंशी वहां के स्थानीय नहीं है, ये गया जिला के टेकारी के हैं, और मैं समझता हूं कि ये पहली बार
ये उम्मीदवार बनकर के हम पार्टी से आए हैं। उनकी ससुराल नालंदा में है, शायद इसका वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। तय कर दिया गया होगा कि अब ये हम पार्टी के उम्मीदवार होंगे तभी ये लिए होंगे, तो बिल्कुल ये नए हैं। और वो वोटों के ध्रुवीकरण में कौशलेंद्र जी का पलड़ा काफी भारी दिखता है अभी तक की जो स्थिति है। अब वैसे राजनीति में तो अंदर खाने में बहुत चीजें चलते रहती है जो हम लोगों को भी समझ में नहीं आती है, लेकिन अभी तक कौशलेंद्र जी मजबूत स्थिति में। ठीक, दो और सीटें हैं, सासाराम और काराकाट, उसको भी एक बानगी देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा की आरक्षित सीट सासाराम में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। यहां से बीजेपी ने वर्तमान सांसद छेदी पासवान को फिर से उम्मीदवार बनाया है, वहीं उनके मुकाबले कांग्रेस ने मीरा कुमार को मैदान में उतारा है। इस सीट के इतिहास की बात करें तो यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कब्जा रहा है। छेदी पासवान यहां से 1989, 1991 और 2014 में सांसद रह चुके हैं। वहीं मीरा कुमार 2004 और 2009 में यहां से सांसद रही हैं। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो कांग्रेस की बड़ी नेता जगजीवन राम की बेटी हैं। इस सीट से जगजीवन राम ने ही ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन देखना होगा कि 2019 में जनता किसको जिताती है। और अब बात करते हैं काराकाट की। हाई प्रोफाइल सीट है ये काराकाट। इस सीट पर मुकाबला आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के महाबली सिंह के बीच है। 2014 में काराकाट लोकसभा सीट जीतकर आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सुर्खियों में आ गए थे। इस चुनाव में आरएलएसपी एनडीए के साथ थी। 2014 में आरएलएसपी को 3 सीटों पर बिहार में जीत मिली थी, उनमें से काराकाट भी था, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में राज्य मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन इस बार परिदृश्य थोड़ा अलग है। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन एनडीए का हिस्सा नहीं है। एनडीए की तरफ से यह सीट जेडीयू के खाते में गई है और जेडीयू ने अपना उम्मीदवार महाबली सिंह को बनाया है। दोनों नेता जातीय आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2009 में महाबली सिंह यहां से सांसद रह चुके हैं। मतलब दोनों उम्मीदवार एक एक बार यहां से सांसद रह चुके हैं। लेकिन अब सवाल है कि 2019 में किसका कब्जा होगा। रजनीश जी, सासाराम पारंपरिक सीट रही है एक तरह से कांग्रेस की 1952 से 1984 तक, जब तक बाबू जगजीवन राम थे। उसके बाद मीरा कुमार को ये उत्तराधिकारी के तौर पर कांग्रेस ने चयन किया था, 2 बार वो भी सांसद रही। फिर तस्वीर बदली, छेदी पासवान भी विजयी रहे वहां से, दोनों आमने सामने। देखिए, जो वहां जो उनका रिजर्व सीट है, चूंकि इसलिए वहां दलित मत की बात है। फिर वहां वो भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां वामपंथियों का एक प्रभाव है। ये पूरा बेल्ट ही वामपंथियों के पूरा बेल्ट ही वो वामपंथियों का प्रभाव कर रहा है। एक जो इसमें एक एज जाता है, एक वो ये है कि मैं इस बार मैंने देख रहा हूं कि शायद ब्राह्मण भी उस क्षेत्र के मीरा कुमार के लिए मतदान कर रहे हैं एक बड़ी संख्या में, जो कि सामान्यतः वो नहीं उस तरीके की चीज रही है। लेकिन इनके जगजीवन बाबू से लेकर और मीरा कुमार तक में मैंने देखा है कि अगड़ों में विशेष रूप से ब्राह्मणों का संबंध इन लोगों से बेहतर रहा है। तो उस क्षेत्र में अभी की स्थिति ऐसी दिख रही है कि वो शायद थोड़ा सा आगे हो जाए। और छेदी पासवान जी पार्टी से, ऐसी पार्टी से हैं जिसमें कि जिसके साथ अगड़ों का समर्थन रहा है। तो अब यही बात है कि ये जो अगड़ों के मत का जो है वो, और प्लस वामपंथियों की एक्टिविटी फील्ड में किस तरीके से वो गतिविधि करते हैं और महागठबंधन के समर्थन में काम करते हैं, वो अभी मैं आज सुबह की बात बता रहा हूं, मेरे पास जो असेसमेंट आया है उसके अनुसार मीरा कुमार अच्छी स्थिति में हैं और शायद वो निकले भी और ठीक ठाक मार्जिन से निकलेंगे जी। ये स्थिति। काराकाट क्या कहता है? काराकाट में लड़ाई थोड़े से कांटे की है, क्योंकि जेडीयू और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों लोग जो हैं, दोनों लगभग बराबर के स्थिति में जा रहे हैं। उम्मीद ये की जाती है कि अगले एक आध दिनों में शायद एक पोलराइजेशन किसी एक साइड में हो जाए। अगर वहां भाजपा के उम्मीदवार होते तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी निकल पाते, लेकिन चूंकि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनके पास एक मिश्रित मत होता है स्थानीय स्तर पर भी, जो कंबाइन मतलब डिफरेंट कास्ट ग्रुप का हो, अति पिछड़ा हो, इन सबको मिलाकर, इसीलिए वहां थोड़ी सी टक्कर है, इसमें कोई डाउट नहीं। मृत्युंजय, क्या लगता है आपको, उपेंद्र कुशवाहा उजियारपुर से भी किस्मत आजमा चुके हैं, ईवीएम में किस्मत कैद है, अब काराकाट में भी अपनी उम्मीदवारी के साथ मौजूद हैं, सामने महाबली सिंह है, उधर छेदी पासवान और मीरा कुमार सासाराम में, क्या इनपुट आ रहा है?
देखिए, एक बात तो सही कहा हमारे सहयोगी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं कि ब्राह्मणों का एक खास वर्ग लगातार मीरा कुमार को वोट करता रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम पूरी तरह से वॉकओवर दे दे, क्योंकि लड़ाई जितना छेदी पासवान गांव-गांव घूमे हैं, शायद मीरा कुमार अपनी उम्र के लिहाज से वो उतना मूवमेंट नहीं कर पाई, चाहे जो हो। कल मैंने देखा एक रोड शो था, लेकिन जो गांव-गांव वो जाती थी अपना आंचल ओढ़ करके, पल्लू ढक करके, तो उसका जो प्रभाव पड़ता था वो शायद इस बार वो नहीं कर पाई। लेकिन अब हार जीत का मार्जिन बहुत अंतर का होगा ऐसा नहीं लगता। ठीक यही हालात आप देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का सामना उपेंद्र कुशवाहा को इस इलाके में करना पड़ रहा है, क्योंकि महाबली सिंह तो यहां से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और मैन टू मैन एक एक को बड़ी बारीकी से पहचानते भी हैं और उस इलाके से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा चूंकि उजियारपुर से लड़ गए हैं, तो वहां मैसेज देने में ये महाबली सिंह कामयाब हो गए अपने स्वजातीय लोगों में, कुशवाहा समाज के लोगों में, कि ये तो ऑलरेडी उजियारपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये तो जीत ही जाएंगे, आप हमें चुनाव जिताओ। तो इसका फायदा मुझे लगता है कि महाबली सिंह को इस बार मिलता, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है। दूसरा, उनकी एक शिकायत वहां के स्थानीय लोगों की रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कभी क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, और गठबंधन जो तोड़ा, इतने दिन मंत्री का 4 साल 4.5 साल मंत्री रहे और उसके बाद जब गए तो थोड़ा लोगों में इस बात को लेकर भी मरमरिंग है कि आखिर आप मंत्री का मजा लिया और बाद में दूसरी जगह चले गए। तो ये सारी चीजें हैं जो उनके साथ, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है और देखना ही है कि क्या परिणाम आएगा। लेकिन सही कहा कि मीरा कुमार के पोजीशन को हम कमतर नहीं आंक सकते, लेकिन लड़ाई बड़ी कड़ी है उस इलाके में और आमने सामने की लड़ाई है, क्योंकि छेदी पासवान भी 2-2 बार सांसद वहां से रह चुके हैं। संजय जी, क्या है कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव क्षेत्र वाराणसी है उससे बहुत सटा हुआ है सासाराम, और सासाराम बड़ा ही ऐतिहासिक क्षेत्र है जहां से शेरशाह निकले थे और फिर 5 साल उन्होंने शासन किया था दिल्ली पर और आईना दिखाया था कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सासाराम इतिहास को बल देते हुए वर्तमान में क्या कहता है और काराकाट कितना कमजोर नजर आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, या महाबली सिंह को कितनी मजबूती देता है? देखिए, पहले मैं काराकाट की बात बता दूं, वहां से 3 कुशवाहा जाति के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, महाबली सिंह लड़ रहे हैं और राजा राम सिंह जो सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट हैं। और राजा राम सिंह का भी एक अपना बेस रहा है उस इलाके में, वो बड़ी मजबूती से लड़ते रहे हैं। वहां के एक विधानसभा से वो विधायक भी रहे हैं, इसलिए राजा राम सिंह को भी वहां हम लोग कमतर नहीं आंकते हैं। 1.5 लाख वोट माले वहां लाते रहा है और उसका एक अपना कैडर वोट रहा है और एक अपने जातीय लोगों के बीच में भी राजा राम सिंह का एक अपना प्रभाव है। तो कुशवाहा मत तो बटेंगे 3 भागों में। अब वो महाबली सिंह कितना परसेंटेज ले पाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा कितना ले पाएंगे और ये कितना ले पाएंगे, वो तो बात है। रह गई बाकी वोट का, तो बाकी वोट में महाबली सिंह, चूंकि मैं परसों दिन सासाराम ही गया हुआ था और वहां के स्थानीय लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि लड़ाई में महाबली सिंह अभी थोड़ा आगे चल रहे हैं और खास करके जो ध्रुवीकरण होता है मतों का और जातीय जो ध्रुवीकरण होता है, उस जातीय ध्रुवीकरण में महाबली सिंह आगे चल रहे थे। हाँ, एक बात जरूर वो कह रहे थे कि महाबली सिंह जितनी सक्रिय दिख रहे हैं और लग रहा है कि ये लड़ाई अब इनके पक्ष में होने जा रही है, उतनी सक्रियता उपेंद्र कुशवाहा जी का नहीं दिख रहा है, मतलब वो थोड़ा अस्वस्थ दिख रहे हैं। तो वहां पर जो स्थिति है वो स्थिति टक्कर तो इन्हीं दोनों के बीच में होगी, लेकिन महाबली सिंह के तरफ पलड़ा कुछ इस बार ज्यादा झुका हुआ दिखता है। रह गई सासाराम की बात, तो ये आपने ठीक कहा कि सब कुछ के बाद भी जगजीवन राव की बेटी हैं, ब्राह्मणों का मत इन्हें मिलते रहा है और ब्राह्मणों का नहीं, चूंकि इनके हस्बैंड कुशवाहा जाति से आते हैं, इसलिए सासाराम में कुशवाहा जाति का मत भी मीरा कुमार के पक्ष में मिलते रहा है। लेकिन इस बार छेदी पासवान जो स्थानीय स्तर पर इतना मेहनत किए हैं कि उसकी वजह से, और मोदी का जो मामला है, राष्ट्रीय अस्मिता और सर्जिकल स्ट्राइक, जब मैं सासाराम के एक चाय दुकान पर रुका और वहां भी लोगों ने कहा कि नहीं, राष्ट्र के लिए तो मोदी बेहतर है, तो मैं नहीं पूछ पाया कि आप किस जाति से आते हैं, अगड़ा से आते हैं, पिछड़ा से आते हैं। मतलब ये कल तक जो राष्ट्रीय अस्मिता का मामला शहरों तक था, अब ये मामला गांवों तक पहुंच गया है। इंटरनेट का जमाना है, हमको लगता है गांव गली तक सब मामला पहुंच जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय कुमार आपका, बहुत धन्यवाद मृत्युंजय आपका, बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो मतों के मंथन में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार की 8 सीटों पर
चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सब लगभग सारे हाई प्रोफाइल है। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम, नालंदा और जहानाबाद। देखना दिलचस्प होगा बाजी आखिर कौन जीतेगा। नमस्कार।